हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करते हैं अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पता हो कि प्लेटो जो था, प्लेटो किसका गुरु था? अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु का। तो अरस्तु जो शिष्य है किसका? प्लेटो का। तो प्लेटो क्या हो गया? गुरु। तो अरस्तु का गुरु कौन हो गया? प्लेटो हो गया। तो प्लेटो का प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। प्लेटो की जो बुक थी द लॉज बुक का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इसलिए द लॉज बुक क्या है? अरस्तु के लिए ऋणी है, अर्थात अरस्तु द लॉज बुक के लिए क्या है? ऋणी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोस्तों अब ये शिष्य है इसका, तो प्लेटो का प्रभाव तो जायज़ है कि प्लेटो का प्रभाव तो पड़ेगा। एक चेले के ऊपर, एक शिष्य के ऊपर उसके गुरुजी का प्रभाव जरूर पड़ता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और साम्यवाद के अंदर दो साम्यवाद बताया था, संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार जिसको वह पत्नियों का साम्यवाद कहता है दोस्तों। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या किया? प्लेटो के द्वारा जो साम्यवाद दिया गया था, संपत्ति का साम्यवाद, परिवार या पत्नियों का साम्यवाद दोस्तों, दोनों का क्या कर दिया? अरस्तु ने क्या कर दिया? खंडन कर दिया। क्या कर दिया? खंडन कर दिया। और अरस्तु ये कहता है कि संपत्ति की भी आवश्यकता होती है और परिवार की भी आवश्यकता होती है दोस्तों। ये बात प्लेटो के जो विचार थे उसका खंडन कर देता है अरस्तु, और अरस्तु ये कहता है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो लागू नहीं होना चाहिए। परिवार रखना चाहिए, निजी संपत्ति भी रखनी चाहिए। अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद था उसकी क्या कर दी? आलोचना कर दी, उसका क्या कर दिया? खंडन कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब उसने क्या किया? देखो, संपत्ति जो थी, संपत्ति प्लेटो का साम्यवाद में भी क्या थी? कंट्रोल थी कि संपत्ति ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाए। लेकिन अरस्तु ने जो संपत्ति से संबंधित जो विचार दिया वह भी क्या थी? नियंत्रण थी। क्या थी मेरे दोस्तों? नियंत्रण में थी, कंट्रोल में थी। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा नहीं कमाएगा, कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं कमाएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उसने संपत्ति के आधार पर, संपत्ति कितनी कितनी रखेंगे उसके आधार पर उसने 3 वर्ग बनाए थे, 1, 2, 3 और 4। इस वर्ग में वो लोग आते हैं जो दैनिक रूप से अपना काम करते हैं, दैनिक रूप से कमाते हैं और खाते हैं, यानी दिन में कमाते हैं, रात को खा लिया, यानी कि मजदूर वर्ग के लोग इस श्रेणी में आते हैं। अरस्तु क्या कहता है कि यदि ये व्यक्ति दिन में 100 रुपये कमाता है तो ऐसे लोगों के पास, जो दूसरी जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके पास इनसे दुगुना होना चाहिए 200, और इसके पास इससे तिगुना होना चाहिए, और चौथे के पास इससे 4 गुना होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी कमा रहा है, जो गरीब है उसके पास 100 रुपये कमा रहा है, तो अमीर से अमीर, धनवान से धनवान व्यक्ति के पास उसकी तुलना में 4 गुना ही पैसा होना चाहिए दोस्तों। ये बात अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु ने ये कैटेगरी कहा था कि इससे ज़्यादा किसी के पास पैसा रहेगा तो वो राज्य के द्वारा क्या है? हड़प लिया जाएगा। राज्य उसके ऊपर क्या करेगा दोस्तों? नियंत्रण करेगा। तो इसका मतलब अरस्तु ये कहता है कि ज़्यादा संपत्ति नहीं कमानी चाहिए, जितनी उसकी आवश्यकता है, और जितने समाज में जो वर्ग बना रखे हैं अरस्तु ने अपने विचारों में बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही संपत्ति हमें रखनी चाहिए। ज़्यादा संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। संपत्ति के पीछे मनुष्य को नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाता है। ये अरस्तु बात करता है दोस्तों। अब बात करते हैं अरस्तु के अकॉर्डिंग संपत्ति के प्रकार। दोस्तों, संपत्ति के प्रकार बात करते हैं कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, संपत्ति के 2 प्रकार मानता है वह। संपत्ति के कितने प्रकार मानता है? 2। कौन कौन से दोस्तों?
सजीव संपत्ति, सजीव संपत्ति व निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति व निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति के अंदर जैसे पशु, कुत्ता, दास, घोड़े, इन चीज़ों को वो सजीव संपत्ति मानता है। निर्जीव संपत्ति के अंदर घर, मकान, जमीन, ठीक है, और अचल संपत्ति, अचल संपत्ति ये मानता है। ठीक है, वो कहता है कि जिस प्रकार से एक परिवार के लिए संपत्ति की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दास की। किसकी आवश्यकता होती है? दास की आवश्यकता होती है। यानी कि परिवार को चलाने के लिए वहाँ क्या होना चाहिए? पशु भी होना चाहिए, कुत्ता भी होना चाहिए और घोड़े भी होने चाहिए। प्राचीन समय की बात है दोस्तों, ये चीज़ें होनी चाहिए और दास भी होना चाहिए। ठीक है, पशु, कुत्ता, दास, घोड़े ये सब क्या करते हैं? परिवार के लिए क्या कमाएंगे? संपत्ति कमाएंगे, ताकि परिवार की आवश्यकताएं क्या हो सके? आवश्यकता पूरी हो सके, अर्थात भौतिक वस्तुएं पूरी हो सके, सांसारिक सुख उनका पूरा हो सके, ये बात है। अब ध्यान दो, ये जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, ये जो सजीव है, ये सजीव चीज है, जो सजीव संपत्ति है, इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको माना? दास को। सर्वश्रेष्ठ सजीव संपत्ति किसको माना? वह दास को मानता है। किसको मानता है दोस्तों? दास को। क्योंकि दास ही क्या, जैसे एक पशु होता है, जैसे ये परिवार है दोस्तों, परिवार की आवश्यकता है, दूध है, दही है, छाछ है, खाद्य है खेतों में डालने वाला, तो परिवार के लिए आवश्यकता पूरी करता है पशु। और पशु के लिए चारा कौन लेके आएगा? दास लेके आएगा। ठीक है, और कुत्ता के लिए खाना कौन बनाएगा? दास ही बनाएगा। परिवार के लिए भी खाना कौन बनाएगा? दास ही बनाएगा दोस्तों। घोड़ों के लिए घास कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? दास ही लेके आएगा। तो यानी कि दास तो क्या है? एक परिवार की नींव है। दास तो क्या है? एक परिवार की नींव है। तो अरस्तु ये कहता है कि सजीव संपत्ति में से सर्वश्रेष्ठ दास को मानता है, और दास परिवार की नींव है। और जब नींव मजबूत होगी, यानी कि नींव मजबूत होगी, तो नींव से ही क्या है? कमाई प्रारंभ होती है दोस्तों। ठीक है, ये घास लेके आएगा दास, तो घोड़ा खाएगा, घोड़ा परिवार के लिए कुछ कमाई देगा। कुत्ते के लिए रोटी बनाएगा, तो परिवार के लिए कुछ वफादारी करेगा। पशु के लिए कुछ घास लेके आएगा, तो ही परिवार के लिए वो संपत्ति बनेगी बाद में। तो दास क्या है कि सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार से एक अरस्तु ने राज्य के लिए भी दासों को अच्छा माना कि यदि राज्य अपना स्वामित्व बनाना चाहता है, तो उसकी नींव अर्थात दासों को मजबूत रखना चाहिए। ठीक है, उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। दास राज्य के लिए बहुत जरूरी है। राज्य में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी दास आवश्यक है। और दास आवश्यक इसलिए भी है ताकि स्वामी लोगों को, जो सरकार होती है, जो राजा महाराजा होते हैं, उनको अवकाश मिल सके। और अवकाश का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि घर पे जाकर सो जाओ, रोटी खाओ और मस्त रहो, ऐसा नहीं है। अवकाश का मतलब ये है कि जो न्याय क्षेत्र में जो न्यायिक लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र में जो राजनीतिक लोग हैं, वो लोगों के न्याय दिलाने के लिए, लोगों का, समाज का भला करने के लिए नियम कानून बना सके, अच्छी तरह से सोच सके। तो इसलिए वह दासों को ये कहता है कि दास लोगों के कारण न्यायिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अवकाश मिल जाता है। और अवकाश मिलने से वो समाज के लिए अच्छा और बुरा सोचने लग जाते हैं कि समाज का अधिक से अधिक लाभ कैसे हो सके। दोस्तों, हम बात करते हैं अरस्तु की संपत्ति की। तो ये सजीव संपत्ति है, और ये क्या है? अचल। ये क्या है? निर्जीव संपत्ति है दोस्तों। ठीक है, अब संपत्ति के बारे में एक पॉइंट याद रखना मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ टाइम बचाने। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति क्या है? दोस्तों जवाब दीजिए। साधन व साध्य दोनों है, संपत्ति अनैतिक है,
संपत्ति साधन साध्य है, साधन व साध्य दोनों है। संपत्ति साध्य नहीं बल्कि एक साधन है। सही जवाब क्या है? अरस्तु के अकॉर्डिंग संपत्ति एक साधन है और उस साधन के माध्यम से दोस्तों परिवार की आवश्यकताएं, परिवार की भौतिक वस्तुएं, परिवार की सांसारिक आवश्यकताएं पूरी होती है। तो संपत्ति एक साधन ही है, साध्य नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में ले लीजिए कि संपत्ति राज्य के अनुसार क्या है, अरस्तु के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वही है कि संपत्ति राज्य के लिए एक साधन है, साध्य नहीं है कि लोग धन दौलत वाले हो जाए मेरे राज्य के अंदर, ऐसा नहीं है। अरस्तु ने जिस राज्य की कल्पना की थी काइनोनिया दोस्तों, उस राज्य में यही था कि लोग अधिक संपत्ति न कमाए। यदि आवश्यकता से ज़्यादा, जो 4 वर्ग बनाए थे, उस आवश्यकता से ज़्यादा कोई संपत्ति कमाएगी तो वो राज्य की होगी दोस्तों, ये बात कहता है। तो संपत्ति साध्य नहीं है बल्कि क्या है, एक साधन है। ये आप याद रखना दोस्तों, भूलना मत। अब बात करते हैं संपत्ति का। संपत्ति कैसे कमाई जाए, संपत्ति के स्रोत क्या होने चाहिए, उसके बारे में। उपार्जन, संपत्ति का उपार्जन, संपत्ति का उपार्जन यानी कि स्रोत, संपत्ति कहाँ से हमारे पास आनी चाहिए दोस्तों। तो अरस्तु कहता है कि संपत्ति 2 प्रकार से हमारे पास आ सकती है। पहली मानवीय, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक, ठीक है, मानवीय संपत्ति, मानवीय संपत्ति जिसको हम अपन क्या कह सकते हैं, स्वाभाविक, स्वाभाविक संपत्ति या प्राकृतिक, प्राकृतिक संपत्ति कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई पहली। दूसरी क्या हो गई, जैसे ये मानवीय है तो वो ये क्या हो जाएगी, दानवीय हो जाएगी दोस्तों, दानवीय या अप्राकृतिक। दानवीय संपत्ति या जिसको अपन ये कह सकते हैं अप्राकृतिक, अप्राकृतिक या अस्वाभाविक, अस्वाभाविक संपत्ति दोस्तों। संपत्ति 2 प्रकार, संपत्ति के जो स्रोत है वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है दोस्तों। और संपत्ति के 2 प्रकार है। संपत्ति के 2 प्रकारों से कमाई जा सकती है। संपत्ति के जो स्रोत है वो 2 प्रकार के हैं। मानवीय संपत्ति जिसको अपन स्वाभाविक संपत्ति या प्राकृतिक संपत्ति के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है दानवीय संपत्ति जिसको हम अप्राकृतिक या अस्वाभाविक नाम से जानते हैं। अब वही बात है कि मानवीय संपत्ति कौन सी हो गई दोस्तों, जो बिल्कुल सीधे तरीके से कमाई जाती है। जैसे कि कोई पशुपालन से, अपन ये कह सकते हैं कि पशुपालन, जमीन से खेती बाड़ी करके, ठीक है, खेती बाड़ी करके जो इस प्रकार की जो संपत्ति है दोस्तों, भूमि से अनाज पैदा हो गया, पशु चरा कर है, भेड़ बकरियां पालन करके, इस तरह की जो संपत्ति है। या अपन ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे उगा लिए जाए, पेड़ पौधे उगा लिया जाए और फिर उनको सेल किया जाए, जितने पेड़ काटे जाए उतने पेड़ और उगा दिया जाए, तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकृति से कोई चीज़ कमाई जा रही है, ठीक है, वह क्या है, मानवीय संपत्ति होती है, वही क्या है, स्वाभाविक है। तो पशुपालन है, खेती बाड़ी है, पेड़ पौधे से फल फूल सब्जियां वाली जो कमाई है वो अरस्तु के अकॉर्डिंग मानवीय है। दानवीय कमाई कैसे, कि जो सूदखोर होते हैं, सूदखोर, और सूदखोर का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो ऋण देकर ब्याज लेते हैं, यानी कि ऋण देकर ब्याज लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, सूदखोर। जो ऋण देकर ब्याज लेते हैं, ये कमाई कौन सी है, दानवीय संपत्ति में आएगी, अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक आएगी। दूसरी बात कि कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या है, मतलब दानवीय संपत्ति में ही आएगा दोस्तों। किस में आएगा, दानवीय संपत्ति में ही आएगा,
तो इस तरह के जो व्यापार है, सूदखोर है, ऋण देकर ब्याज लेना है, ये एक तरह से दानवीय संपत्ति अर्थात अप्राकृतिक अस्वाभाविक संपत्ति के रूप में आती है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग अरस्तु ये कहता है कि इस प्रकार की संपत्ति व्यक्ति को नहीं कमानी चाहिए, क्योंकि इसमें किन्हीं किन्हीं लोगों की क्या होती है, मजबूरी होती है, और मजबूरी होती है तभी किसी से ऋण लिया जाता है और तभी वो किसी को ब्याज देता है। इसलिए मजबूरी में ऋण दिया जाता है और फिर उससे ब्याज ले, तो ये न्याय नहीं है। अकॉर्डिंग अरस्तु के अकॉर्डिंग अरस्तु ये कहता है कि अन्याय है, लेकिन इस संपत्ति को वह दानवीय मानता है, अनैतिक मानता है, अप्राकृतिक मानता है, अस्वाभाविक मानता है। तो ये बात है दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अरस्तु क्या कहता है कि संपत्ति का विनिमय, जिस प्रकार से संपत्ति को जब हम लोग अर्जन करते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, स्रोत मानवीय होता है, मानवीय स्रोत को स्वाभाविक कहा जाता है, ठीक है, प्राकृतिक कहा जाता है। दूसरा स्रोत है अमानवीय या फिर दानवीय, जिसको अस्वाभाविक या अप्राकृतिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से वो कहता है कि जैसे संपत्ति के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जब संपत्ति का विनिमय करते हैं तो विनिमय भी दो प्रकार से होनी चाहिए, पहला नैतिक रूप से और अनैतिक रूप से, ठीक है। तो वो नैतिक रूप की क्या करता है, समर्थक करता है। अनैतिक जो विनिमय है, वस्तुओं का जो विनिमय है, संपत्ति का जो विनिमय है, उसको वह समर्थन नहीं करता है। तो देखते हैं दोस्तों, संपत्ति का विनिमय नैतिक और अनैतिक। नैतिक रूप से कैसे दोस्तों, ये जो संपत्ति का विनिमय है, उसने ये कहा कि जो संपत्ति का विनिमय है वो न्याय सिद्धांत पर कार्य करे, न्याय सिद्धांत पर कार्य करे। जो न्याय सिद्धांत पे कार्य करता है वो असली रूप से क्या है, संपत्ति का विनिमय है। उसी को वह नैतिक संपत्ति का विनिमय कहता है, जो न्याय सिद्धांत पे कार्य करता है। न्याय का मतलब न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि जिससे हम जैसे 100 रुपये कोई चीज़ है 100 रुपये की, तो 100 रुपये में 100 रुपये के बदले में 100 रुपये की ही वस्तु आनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है, न्याय सिद्धांत पे कार्य करता है। वो कहता है कि जब संपत्ति का विनिमय न्याय सिद्धांत पे कार्य करेगा, अर्थात नैतिक रूप से जब संपत्ति का विनिमय होगा, तो समाज में, देश दुनिया के अंदर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ होगा। दोस्तों देखते हैं नैतिक, देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मोबाइल का उदाहरण लेते हैं, ये मोबाइल है। आज के ज़माने के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक मोबाइल आया, 20,000 रुपये का एक मोबाइल है, ठीक है। और ये मोबाइल है दोस्तों, ठीक है। अब ये है तो 20,000 रुपये का, लेकिन दुकानदार इसको 21,000 रुपये में दे रहा है। कितने में दे रहा है, 21,000 रुपये में। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या है, अनैतिक है। ये क्या है, अनैतिक है। अब अरस्तु ये कहना चाहता है कि 20,000 वाले का जो मोबाइल है वह 20,000 रुपये की लागत से ही बनना चाहिए। समझ में आया। तो वही बात करें कि 20,000 दे रहे हो तो 20,000 ही उस वस्तु के ऊपर लागत होनी चाहिए, अतिरिक्त मूल्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि मार्क्स ने कहा था ना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, किसी वस्तु के ऊपर अतिरिक्त मूल्य नहीं होना चाहिए। यदि अतिरिक्त मूल्य हो जाता है तो वो क्या हो गया, अनैतिक हो गया। और अनैतिक वस्तु का जो वस्तु विनिमय है उसका वह समर्थन नहीं करता है, वह नैतिक संपत्ति के विनिमय पे का समर्थन करता है, जो कि एक न्याय सिद्धांत पे आधारित है। न्याय का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। एक और चीज़ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बुक है दोस्तों, ठीक है, ये तो प्रिंटेड आती है इसके ऊपर, तो प्रिंटेड वालों पर तो कोई है ही नहीं मेरे दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिनका पता ही नहीं चलता हमें। अब मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये अपन रसोई घरे की एक कढ़ाई मान लेते हैं, कढ़ाई जिसमें हलवा बनाते हैं दोस्तों। हलवा का नाम लेते ही आपके पानी आ गया होगा मुंह के अंदर, कोई बात नहीं, बनाएंगे आपको खिलाएंगे। और ये कढ़ाई है, कढ़ाई का चित्र थोड़ा ऐसा बना देता हूँ मैं,
जैसा होता है वैसे बना देता हूँ। ये कढ़ाई है दोस्तों, ये कढ़ाई है 500 रुपये की। कितनी है? 500 रुपये की, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों दुकानदार 550 रुपये लेता है, जबकि इसके ऊपर किसी प्रकार का मूल्य अंकित नहीं है। मूल्य अंकित नहीं है। जब मूल्य अंकित नहीं रहेगा तो आपसे 600 भी ले सकता है, 700 भी ले सकता है, 550 भी ले सकता है, 650 रुपये भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो ये है कितने की? 500। अब 500 की चीज़ 500 में तो सेल की जाए, बेची जाए मेरे दोस्तों। बाकी बेची कितनी जा रही है, कितने में बेची जा रही है? 550 में। तो 50 रुपये क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। और अरस्तु के अकॉर्डिंग ये अतिरिक्त मूल्य क्या है? अनैतिक विनिमय है। क्या है? अनैतिक विनिमय है। तो आप समझ गए होंगे कि नैतिक विनिमय और अनैतिक विनिमय क्या होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं संपत्ति। दोस्तों आगे बात करते हैं कि अरस्तु ने संपत्ति का विभाजन किया कि संपत्ति किस प्रकार से यूज होनी चाहिए, कहाँ कहाँ यूज होनी चाहिए, कैसी यूज होनी चाहिए, और संपत्ति का यूज का कौन सा तरीका सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। दोस्तों ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपके लिए बहुत ही मतलब आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अरस्तु क्या कहता है कि सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। आप कोई संपत्ति कमाओगे तो उसका सार्वजनिक अधिकार हो और सार्वजनिक प्रयोग हो, इसलिए कमाओगे क्या दोस्तों? आपकी संपत्ति के ऊपर आप सार्वजनिक रूप से कमाओ और सार्वजनिक उसका प्रयोग करोगे तो आप कमाओगे क्यों? तो इसका मतलब ये तरीका भी गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग तो व्यक्तिगत कर रहे हो, लेकिन अधिकार किसका? सार्वजनिक अधिकार। ये भी गलत नज़र आ रहा है। तो अरस्तु की नज़रों में यह तरीका भी क्या था? गलत था। सार्वजनिक अधिकार सार्वजनिक रहेगा, ये बात गलत है। व्यक्तिगत प्रयोग, ये भी जचने वाली बात नहीं है दोस्तों। बात करते हैं व्यक्तिगत अधिकार। आपका व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रयोग होना चाहिए। सार्वजनिक प्रयोग का मतलब उपयोग में आनी चाहिए वो। यहाँ सार्वजनिक अधिकार की बात है दोस्तों, यहाँ पे सार्वजनिक अधिकार की बात है, तो सार्वजनिक अधिकार नहीं होना चाहिए, सब लोगों का अधिकार हो जाएगा। आप कोई संपत्ति कमा रहे हो और उसके ऊपर पूरे समाज का अधिकार हो, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, यूज उसका सार्वजनिक हो सकता है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत अधिकार हो। आप जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई कर रहे हो आप, दिन के अंदर आपने 500 रुपया कमाया, ठीक है, लेकिन उसका यूज आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता आपके पास आपके पैसे रहेंगे, लेकिन आपकी आवश्यकता से ज़्यादा यदि पैसा रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? राज्य के पास जाएगा। राज्य क्या करेगा? राज्य समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए क्या करेगा? उनकी आवश्यकता पूरी करेगा, जो जिसमें चिकित्सा हुआ, न्याय हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ठीक है, योजनाएं चलाकर गरीब लोगों की सेवा करेगा, मकान बनाएगा राज्य। तो वो सार्वजनिक प्रयोग करेगा। राज्य क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा जो संपत्ति रहेगी उसका सार्वजनिक क्या करेगा? प्रयोग करेगा। क्या करेगा? सार्वजनिक प्रयोग करेगा। तो दोस्तों अरस्तु ने यह भी कहा था कि संपत्ति साध्य नहीं है, संपत्ति साधन है। तो ये मत भूलना कि संपत्ति ज़्यादा कमाई जाए। यदि ज़्यादा कमाओगे तो एक निश्चित अनुपात के बाद में आपकी संपत्ति के ऊपर अधिकार किसका हो जाएगा? राज्य का हो जाएगा। और जब राज्य का अधिकार हो जाएगा तो राज्य क्या करेगा? उस संपत्ति का समाज के लिए, सार्वजनिक यूज के लिए उसमें उपयोग लेगा। सार्वजनिक के रूप में योजना बनाकर राज्य उसका क्या करेगा? यूज करेगा उस संपत्ति का। दोस्तों तो आपने देखा कि अरस्तु ने प्लेटो के जो साम्यवाद की आलोचना की। प्लेटो तो कह रहा था कि निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए व्यक्ति के पास। अरस्तु कह रहा है कि जब परिवार रखेगा तो निजी संपत्ति भी स्वाभाविक है, लेकिन इतनी ही संपत्ति रखी जाए जो उसका परिवार का पालन पोषण हो सके। इससे ज़्यादा जो संपत्ति रहेगी उसके ऊपर राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। जो कि अरस्तु ने एक कैटेगरी बनाई थी 1, 2, 3 और 4, यानी 1 से लेकर 4 के अनुपात में। 1 से
लेकर अपन ये कह सकते हैं कि 1:2:3:4। इस अनुपात में उसने क्या किया कि एक वर्ग बनाया था समाज का, इसके पास 100 रहेगा तो इसके पास 200, इसके पास 300, इसके पास 400, यानी कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो अमीर से अमीर व्यक्ति के पास 400 रुपये ही रहने चाहिए। इससे अधिक पैसा है तो वो कहाँ जाएगा? राज्य के पास जाएगा, राज्य उसका सार्वजनिक रूप से उसका प्रयोग किया करेगा संपत्ति। तो दोस्तों अरस्तु के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ जो संपत्ति का जो विभाजन है किस प्रकार से वह यूज होनी चाहिए, वो तरीका है व्यक्तिगत अधिकार। जितनी उसकी आवश्यकता होती है, जितने वर्ग बनाए गए हैं उस वर्ग के अकॉर्डिंग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, तो ये तो हो गया व्यक्तिगत अधिकार। यदि आवश्यकता से ज़्यादा पैसा कमा लिया जाएगा तो राज्य के द्वारा हड़प ली जाएगी, उसका नियंत्रण हो जाएगा, फिर राज्य उसका क्या करेगा? सार्वजनिक प्रयोग करेगा। क्या करेगा? सार्वजनिक प्रयोग करेगा। दोस्तों तो ये बात संपत्ति से संबंधित मैंने आपको अरस्तु के विचार बताए। दोस्तों वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो दोस्तों। और राजश्री एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत हमेशा बना रहेगा, हमेशा होता रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। धन्यवाद।